गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हमारा वीकली प्रोग्राम होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको कंटिन्यूसली हर हफ्ते आपके क्वेश्चंस को लेके यूट्यूब कमेंट से और इंस्टाग्राम से लेके आपको पहुँचाएँ आपके जवाब आपके घर तक। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर IVF, ICSI, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग करते हैं और प्रीनेटल गर्भस्थ शिशु की जांच और गर्भस्थ शिशु में जेनेटिक रोगों की रोकथाम के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं बाकी क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ें। प्रॉब्लम इन इजैकुलेशन, एनी ट्रीटमेंट पॉसिबल? ओके, बिफोर दैट वी हैड अ क्वेश्चन ऑन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नाउ दिस इज एन इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन। Yes. What is ejaculatory dysfunction? See, ejaculation is one of the very important aspect in male. This is testis, and this testis carries a duct which is called vas deferens, and it goes from here to, and this is the urinary tract from where the urine comes, and this is the bladder. Now this duct opens over here so that whenever there is a ejaculation, this blocks and there is no urine, and only the semen, the volume of the semen is made by another gland that is called seminal vesicle. So the sperm comes from here and the volume comes from seminal vesicle and it comes out from penis. Now whenever there is a stimulation during intercourse or by any means, it may be an artificial stimulation also, there are muscles which are called perineal muscles. These perineal muscles are continuously stimulated at the time of stimulation. At one point it goes into tetany or it goes into continuous contraction, which is spasmodic. This contraction happens like this. Whenever this contraction of the muscle happens like this, there is a release of this duct and release of this material coming from the testis. So this is called ejaculation. This ejaculation, there is a ejaculatory duct also which opens into the urethra. So if the problem of ejaculation is there, there is a orgasm but there is no ejaculation, that means there is problem where this ejaculatory duct opens into the urethra. We should go for a urologist opinion, and sometimes they need endoscopy also. But ejaculation itself is a very important aspect of intercourse. Ejaculatory dysfunction can be due to muscular problem, due to neurological problem, or due to vascular problem. You take a consultation from urologist and do accordingly whatever they advise. Otherwise, it is a sign of some greater problem in your body. सर, क्या ट्विंस प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम का टेस्ट नहीं करवाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम का टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, बट ट्विन प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम का टेस्ट जब हम ब्लड से करते हैं तो जो ब्लड का सैंपल है वो किस ट्विन से आया, उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि डिटेक्शन रेट अच्छी है, पर डेफिनेटली वो सिंगल प्रेगनेंसी से इंफीरियर है, कम है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम देखने के लिए एक बहुत अच्छा, यदि आप एंटी स्कैन करते हो उस समय में आप प्रत्येक ट्विंस का यदि आप रिस्क एस्टिमेशन करते हो तो आपको अंदाज हो सकता है कि इंडिविजुअल फीटस, इंडिविजुअल बच्चा कितने डाउन सिंड्रोम के रिस्क से है। यदि दोनों अच्छे हैं और दोनों का रिस्क कम है तो चिंता नहीं करना चाहिए। मुझे ओव्यूलेशन नहीं होता। आपको ओव्यूलेशन नहीं होता, यदि आपको ये मालूम है कि ओव्यूलेशन नहीं होता तो एनोवुलेटरी एक प्रॉब्लम होती है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। अब इस वीडियो में ये नहीं बता सकते आपके बगैर, पूरे कागज देख के और आपको एग्जामिन करे बगैर, कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होने का प्रोलैक्टिन भी रीजन हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है, पिट्यूटरी भी हो सकता है,
ओवरी इटसेल्फ हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकता है। इन सभी में अधिकतर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है। और दूसरा जो कॉमन मैं देखता हूँ, यदि न्यूट्रिशनली बहुत पुअर है, यदि बॉडी मास इंडेक्स कम है, यदि बॉडी फैट 17% से कम है, तो कई बार आपकी पिट्यूटरी से जो गोनाडोट्रोपिन्स निकलना चाहिए ओवरी को चलाने के लिए, जो केमिकल, वो कम हो जाते हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। इसलिए इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। सर, क्या एंडोमेट्रियोसिस मेडिसिन या इंजेक्शन से ठीक नहीं हो सकता? मैं स्ट्रेट में यदि आंसर बोलूं तो नहीं हो सकता, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज़ है जो यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है या फिर आप बहुत दिन तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं दो तो वो फिर से वापस आती है। और कई बार कुछ एंडोमेट्रियोसिस में इतनी प्रॉब्लम होती है कि बच्चेदानी और ओवरी निकालनी पड़ती है जब बहुत पेन होता है। तो खासकर ऐसे केसेस में हम यदि प्रेगनेंसी, यदि मैरिड है लड़की और उसको प्रेगनेंसी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो आपके एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी हद तक कम हो सकती है। क्या सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाते समय 4 से 5 दिन का गैप होना जरूरी है? नॉर्मली WHO बोलती है 1 या 2 दिन का गैप होना जरूरी है, पर मेरा एक बड़ा सिंपल सा आंसर होता है कि जब आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराते हैं तो जो 3 से 4 दिन का गैप देने बोलते हैं, तो वो जब नॉर्मल आप साथ में रहते हैं वाइफ के, तो क्या आप 3-3, 4-4 दिन के गैप से इंटरकोर्स करते हैं? यदि आप रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं तो आपका एवरीडे का सीमेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एवरीडे सीमेन कितना स्पर्म निकाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत गैप देने का बहुत औचित्य नहीं होता, पर ऐसा भी नहीं है कि दिन में 1-2 बार भी निकाल लिया उसके बाद आप सैंपल कर रहे हैं तो वो कम हो सकता है। पर यदि आप गैप नहीं भी देंगे तो वो भी एक एडिक्वेट सैंपल हो सकता है कि आपका सीमेन एनालिसिस कैसा है। अदरवाइज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1 या 2 दिन का एब्सटिनेंस बोलती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा अगेन कंटेंट यदि अच्छा लगता है तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।